गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है। एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि आपने उसका सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है। ओके, सो विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। हमें ये पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब हमारी कैपिटल में, ओवरऑल कैपिटल में जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें डेट कितना है और उसमें इक्विटी कितनी है, यही होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो हमने डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट की थी, ईबीआईटी के बेसिस पे हमने ईपीएस कैलकुलेट किया था, ये सारी चीजें हमने उस क्वेश्चन में की थी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि हमारी टोटल कैपिटल में डेट कितना होगा और इक्विटी कितनी होगी, यही पढ़ा था हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में कि एक लेवल तक अपने डेट को आप इंक्रीज करते जाओगे तो आपके लिए क्या बेनिफिट है, यही हमने उस प्रैक्टिकल। अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं वीडियो देखी है लास्ट वाले, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस वीडियो। आई मीन इस वीडियो को देखने का कोई यूज नहीं है इफ यू हैव नॉट सीन और इफ यू हैव नॉट थॉरली अंडरस्टूड द प्रीवियस लेक्चर। ओके, अब हमने उसमें यही देखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर की डेट कितना होना चाहिए और इक्विटी कितनी होनी चाहिए, यही देखा था हमने। अब हम स्टडी करने वाले हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, मतलब जो मेरे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं कि मुझे कितना डेट रखना और कितनी इक्विटी रखनी है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इसको। ओके, नाउ डिसाइडिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स। किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1, कैश फ्लो पोजीशन। ये पॉइंट हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि फर्म की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, आपके पास कैश कितना आता है। दैट मीन्स साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर बोरोइंग। बोरो करने से पहले प्रोजेक्टेड कैश फ्लो का साइज देख लेना चाहिए। कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट बफर ऑल्सो. It must be kept in mind that the company has cash payment obligation for normal business operations, for investment in fixed assets and for meeting the debt service commitment, example payment of interest and repayment of principal. मतलब अगर क्योंकि मैं डेट ज्यादा के लिए जाऊंगी, अगर मैं ज्यादा डेट लूंगी तो ज्यादा डेट लेने के लिए मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज भी देना पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर्स पे तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही देना होता है, चाहे आप प्रॉफिट में जा रहे हो चाहे आप लॉस में जा रहे हो, इंटरेस्ट तो आपको एनी हाउ देना है। ठीक है, तो अब मुझे अपनी कैश फ्लो पोजीशन देखनी पड़ेगी कि क्या मैं सफिशिएंट कैश अर्न करती हूँ, क्या मेरा बिजनेस सफिशिएंट कैश अर्न करता है कि मैं अपने बिजनेस के नॉर्मल खर्चे भी उठा सकूं और जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मुझे देने हैं वो भी मैं पे कर सकूं, जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है वो भी मैं पे करने की कैपेसिटी में रहूं। ये फैक्टर सोचते हुए आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कैश आपके हाथ में है, आपकी लिक्विडिटी अच्छी है, देन यू कैन गो फॉर मोर ऑफ डेट। हम डेट ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि डेट ज्यादा लोगे तो मतलब इंटरेस्ट देना ही देना है तो आपको कैश चाहिए। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी अच्छी है देन यू कैन गो फॉर मोर ऑफ डेट। अगर आपको लगता है कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको इक्विटी के लिए जाना चाहिए ज्यादा। ओके, नेक्स्ट इज रिस्क कंसिडरेशन। यूज ऑफ मोर डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस। क्यों? आप डेट ज्यादा यूज करोगे तो आपका रिस्क कैसे बढ़ेगा? Financial risk means that the company is unable to meet its fixed financial charges, that is payment of interest, preference dividend and repayment of principal amount. तो कंपनी क्यों है यहाँ पर रिस्क? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, भाई ये तो करना ही करना है। आप चाहे लॉसेज में जा रहे हो, प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड देना ही देना है, डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है, उनके प्रिंसिपल अमाउंट भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पे आपको करना ही करना है। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है इस चीज में, तो आपके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है, तो रिस्क है। कभी ऐसी कंडीशन आए कि आपकी पोजीशन ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना है, क्योंकि इक्विटी के केस में आप कंपैरेटिवली फ्री होते हो। अगर नहीं प्रॉफिट कमाया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल दे देंगे इक्विटी वालों को, कोई कंपलसरी नहीं होता है उनको देना। लेकिन इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इन केस ऑफ डिबेंचर्स इट इज ऑलवेज कंपलसरी टू पे इंटरेस्ट, इट इज ऑलवेज कंपलसरी टू बियर दोज फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस एंड फिक्स्ड डिविडेंड चार्ज, जो प्रेफरेंस पे होता है फिक्स्ड वाला, प्लस इन दोनों की जो रीपेमेंट हमने करनी होती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो वो रिस्क
वाली बात होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बिजनेस में स्टेबिलिटी है, रिस्क कम है, देन यू कैन गो फॉर मोर ऑफ डेट, अदरवाइज यू शुड गो फॉर मोर ऑफ इक्विटी। ओके, 2 पॉइंट। नाउ नंबर 3, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, EBIT बाय इंटरेस्ट, मतलब आप कितना इंटरेस्ट आप कवर कर लेते हो अपने प्रॉफिट में। ICR refers to the number of times earning before interest and taxes of the company covers the interest obligations। मतलब आपका क्या प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि वो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर ले। कितना नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस के आप प्रॉफिट कमा रहे हो। मान लो अगर आपने 5 रुपीज कमाए, उसमें से जो आपकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस आ रही हैं वो मान लो 2 रुपीज है, ठीक है। अब 2 रुपीज है इंटरेस्ट, 5 रुपीज आपका EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 5/2 हम ये कह सकते हैं कि 2.5 टाइम्स है मेरा प्रॉफिट ऑफ माई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, विच इज कॉल्ड एज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द हायर द रेशियो द लोअर द रिस्क फॉर द कंपनी। कि अगर क्योंकि मुझे 2 रुपए इंटरेस्ट देना ही देना है, मैं 5 रुपए प्रॉफिट कमा रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2.5 गुना ऑलरेडी कमा रही हूँ उसे खर्चे की, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट ही 2 रुपए कमा रही हूँ तो भाई सारा का सारा तो उन्हीं के पास चला गया, कुछ बचा ही नहीं। प्रॉफिट तो छोड़ो, सारा का सारा ही देना पड़ा हमें, ठीक है। या फिर मैं 2 रुपए से भी कम कमा रही हूँ, ठीक है। तो मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसके आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कवर होता है आपके प्रॉफिट में, और कितने टाइम्स होता है कि अगर मैं 5 रुपए कमा रही हूँ और उसमें से 2 रुपए मुझे इंटरेस्ट देना है, 5/2, 2.5 टाइम्स मैं कमा रही हूँ अपने इंटरेस्ट का, ठीक है। अगर कमा रही हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। हायर दिस रेशियो हायर द डेट, आप ले सकते हो ज्यादा रिस्क कम होगा मतलब फर्म के ऊपर। फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, हाउएवर दिस रेशियो इज नॉट एडिक्वेट मेजर बिकॉज समटाइम्स अ कंपनी में हैव हाई EBIT बट लो कैश बैलेंस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कंपनी के पास प्रॉफिट तो है, 5 रुपए प्रॉफिट है, लेकिन कैश नहीं है। अब कैश ही नहीं है तो भाई इंटरेस्ट तो कैश में देना है। ये भी हम नहीं कह सकते कि ICR अगर आपने कैलकुलेट कर ली, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आपने कैलकुलेट कर ली तो मतलब यू आर इन द राइट, यू आर एट द राइट पोजीशन, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं श्योरिटी के साथ। बट स्टिल एक लेवल तक हम जरूर डिफाइन कर सकते हैं कि यस, अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है दैट मीन्स यू आर इन अ पोजीशन टू गो फॉर मोर ऑफ डेट। ओके, नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब ऊपर थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि मैं इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ कि नहीं, और डेट सर्विस कवरेज रेशियो होती है हमारी टेक्स केयर ऑफ द डेफिशिएंसीज रेफर टू इन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ऊपर ICR में कुछ डेफिशिएंसीज थी। द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस। यहाँ पर आप एक्चुअल कैश प्रॉफिट ले रहे हो, क्योंकि हमने बोला था कि वो डेफिशिएंसी है ICR की कि वो ये नहीं देखता कि एक्चुअल कैश आपके पास है या नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ योर डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये एक्चुअल कैश को भी कंपेयर करता है। जब ये एक्चुअल कैश को कंपेयर कर रहा है तो डेफिनेटली ये देखेगा कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से यू कैन गो फॉर मोर ऑफ डेट और यू कैन गो फॉर मोर ऑफ इक्विटी। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, द कंपनी कैन एम्प्लॉय मोर डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन डेट इज लेस। अगर इंटरेस्ट जो है वो कम है देन कंपनी कैन गो फॉर मोर ऑफ डेट। हाउएवर इन केस ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन अगर आपका डेट पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा देना पड़ता है, देन द कंपनी शुड गो फॉर मोर ऑफ योर इक्विटी। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इक्विटी फॉर बियरिंग रिस्क, ठीक है। क्योंकि शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क वाली पोजीशन पे होते हैं तो वो रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं। व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस द डेट द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। कंपनी जब अपने डेट को इंक्रीज करती है तो जो फाइनेंशियल रिस्क आपके शेयर होल्डर्स बेयर कर रहे होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज। Therefore, a company cannot use debt beyond a certain limit। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक लेवल तक आप बढ़ा सकते हो अपने डेट को, बियॉन्ड दैट लेवल आप नहीं कर सकते। एक लेवल तक, सर्टेन लिमिट तक आप अपने डेट को इंक्रीज कर सकते हो। इफ डेट इज यूज्ड बियॉन्ड दैट लिमिट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली एंड शेयर प्राइस में डिक्रीज।
लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डेट ले लोगे तो आप इंटरेस्ट पेमेंट में ही सारा प्रॉफिट अपना गवा दोगे, तो इक्विटी वालों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ बचेगा नहीं तो इक्विटी आपकी शेयर की डिमांड कम होगी, शेयर की डिमांड कम होगी तो आपके शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा, शेयर होल्डर की वेल्थ आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो एक लेवल तक आप अपनी एक लिमिट तक, अप टू अ सर्टेन लिमिट आप अपने डेट को इंक्रीज कर सकते हो एक लेवल तक, बट नॉट बियॉन्ड दैट लिमिट। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। डिबेंचर्स इशू करने में कॉस्ट ज्यादा आती है या इक्विटी इशू करने में कॉस्ट ज्यादा आती है? फ्लोटेशन कॉस्ट वो होती है अगर फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। फ्लोटेशन कॉस्ट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हायर फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स ऑफ फाइनेंस। जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी वो उतना ही लेस अट्रैक्टिव होगा फाइनेंस का सोर्स मेरे लिए। अगर मुझे लग रहा है इक्विटी में इशू करने में ही मेरा खर्चा इतना आ जाएगा तो मैं इक्विटी के लिए जाना प्रेफर ही नहीं करूंगी। अगर मुझे लगता है कि डिवेंचर्स में मेरा खर्चा ज्यादा आएगा तो मैं डिवेंचर्स के लिए जाना प्रेफर नहीं करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स रेट। आपके टैक्स रेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका डेट ज्यादा होगा या इक्विटी ज्यादा होगी। कैसे? इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। जो आपने डेट पे इंटरेस्ट देना होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। देयरफॉर अ हायर टैक्स रेट मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर। टैक्स रेट जितना ज्यादा होगा वो डेट को उतना ही कम कर देता है, सो मोर डेट कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल आप बोरोइंग एट 10% एंड टैक्स रेट दे रखा है 30%। ठीक है, मतलब जो आपकी कॉस्ट है वो 10% है और टैक्स आप दे रहे हो 30%। मीन्स दैट आफ्टर टैक्स द कॉस्ट ऑफ डेट इज ओनली 7%। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। आपकी बुक में ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज 10% डिबेंचर्स हैं 1 लाख रुपीज के और टैक्स है 30%। ओके, 1 लाख के डिबेंचर्स है, टैक्स है 30%। आपका जो प्रॉफिट है दैट इज EBIT जो है वो 40,000 है। अब 40,000 में से 10% के हिसाब से 1 लाख के डिबेंचर्स पे 10,000 का तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा। 40,000 में से 10,000 तो वही माइनस हो गया, कितना बचा? 30,000। अब 30,000 में 30% आपने टैक्स दे दिया 9,000। 30,000 माइनस 9,000 कितना बचा? 21,000। अब उसके बाद इफ देयर इज नो डेट तो टैक्स आपका कितना होगा? 30% ऑफ 40,000 विच इज 12,000। क्योंकि सीधा 40,000 पे ही आपका टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो है ही नहीं। अगर आपका डेट नहीं होगा तो 12,000 देना पड़ रहा है। मतलब अगर आपका डेट है तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है 9,000 और अगर आपका डेट नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है 12,000। तो टैक्स की सेविंग हो रही है 3,000 की आपकी, अगर आप डेट ज्यादा यूज करते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स रेट कैसा है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर टैक्स रेट ज्यादा है देन यू शुड गो फॉर मोर ऑफ डेट, क्योंकि उस केस में टैक्स बचता है हमारा। लेकिन अगर टैक्स रेट कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तब आप इक्विटी ज्यादा ले सकते हो। ओके, आई नो ये बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, बट आई होप कि आपने पहले वाली वीडियो देखी है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ इन दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल। इश्यू ऑफ डेट, कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। डिबेंचर्स है, ऑनर तो नहीं है, क्रेडिटर होते हैं, उनको अपने पैसे से मतलब होता है। लेकिन अगर मैं इक्विटी ज्यादा रखूंगी तो कंट्रोल मेरे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वो ऑनर्स होते हैं। ऑनर्स होते हैं तो भैया मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मेरी बिजनेस मैनेजमेंट में भी डिफिकल्टी होगी। तो कंट्रोल अगर मैं अपने हाथ में रखना चाहती हूँ तो आई शुड गो फॉर मोर ऑफ डेट। अगर मैं कंट्रोल को लूज करना चाहती हूँ तो आई शुड गो फॉर मोर ऑफ इक्विटी। Okay, next is flexibility. If a company uses its debts potential to the full, it loses flexibility to issue further debt. अगर आप पोटेंशियल जितने मैक्सिमम डेट आप इशू कर सकते हो आपने सारे ले लिए, तो आपकी फर्दर आगे जब आपको लाइफ में डेट की जरूरत पड़ेगी तो आप नहीं इशू करा पाओगे। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, एक लेवल तक ही आपको अपना बोरो करना चाहिए। बोरोइंग पावर को फॉर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस बचाकर रखना चाहिए। भैया कोई अगली बारी आपको लोन देने से पहले सोचेगा भाई पहले ही इतने कर्जे के नीचे है, पहले ही इसने इतना डेट ले रखा है, अभी और मुझसे मांग रहा है, पता नहीं रीपेमेंट कैसे करेगा। ओके, नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है? एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द लॉ। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स को कंट्रोल करता है इंडियन कंपनीज एक्ट और आपका सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करते हैं इसको। सिमिलरली रेजिंग फंड्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस अदर नॉर्म्स
जनरली कंपनी प्रेफर दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच हैव इजी एंड लेस लीगल, मतलब जिसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, उसके लिए मैं जाना नहीं चाहूंगी। अगर मुझे लग रहा है इक्विटी में लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा है तो मैं इक्विटी के लिए जाना प्रेफर नहीं करूंगी। अगर मुझे लग रहा है डेट में लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा है तो मैं डेट के लिए जाना प्रेफर नहीं करूंगी। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। द स्टॉक मार्केट कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बूम पीरियड। स्टॉक मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब जब ये कोरोना का सीजन आया था, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी। तो अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन इस टाइम पे वर्स्ट चल रही है, खराब चल रही है, तो यू शुड नॉट गो फॉर इक्विटी, बेटर यू शुड गो फॉर डेट। अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक मार्केट की कंडीशन सही है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, जैसे कि अब जो सिचुएशन है कि कोरोना अब आए हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, तो अब स्टॉक मार्केट अपने बैक उस पर आ गई है, तो उस केस में यू कैन गो फॉर इक्विटी ऑल्सो। आपको लग रहा है जिस टाइम पे बहुत अच्छी कंडीशन चल रही है स्टॉक मार्केट की, देन यू कैन गो फॉर मोर ऑफ इक्विटी। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर प्लानिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। आप ही की इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिजनेस रिस्क ऑफ ए कंपनी इज हायर, इट कैन नॉट रेज मोर डेट, not to follow industry norms, because in such a situation the total or overall risk will be higher। तो आपकी सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको डेट में ज्यादा जाना है या आपको इक्विटी में ज्यादा जाना है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ये हमने कैलकुलेट भी किया था। द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर लाइकली टू गेन विद द डेट और लोन कॉम्पोनेंट इन द कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन व्हेन ROI ऑफ द कंपनी इज हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो उस पर कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ रही है, देन इट कैन यूज मोर डेट टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। आप अपना एग्जाम्पल देखोगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो मैंने वीडियो जो आपको भेजी थी उसमें देखना, ROI थी हमारी 13.33% और जो हमारा रिटर्न ऑन इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ रहा था वो 10% देना पड़ रहा था। मतलब रिटर्न मुझे ज्यादा मिल रहा है और जो उस पर कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है वो कम करनी पड़ रही है, तो तब मैं डेट अपना बढ़ा सकती थी और मेरी उस केस में अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही थी। लेकिन जहां तक आते आते मान लो मेरा ROI हो गया 9% और मेरी जो इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है वो 10% से देना पड़ रहा है, फिर मेरा डेट लेने का कोई फायदा नहीं है। फिर मुझे अपने डेट को रिड्यूस करना पड़ेगा और इक्विटी को बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। ओके, इतना ही है। विद दिस वी हैव फिनिश्ड अप विद दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।